तो आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं और इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करना। और ये संबंध जो है वो कब स्थापित करेंगे, जब जो E यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जब परिवर्ती हो। ठीक है, अब यहाँ पर परिवर्ती जो है उसका मतलब क्या है, पहले हम लोग क्या पढ़े, जो V बराबर क्या था वो KQ/R था और जो E था वो था KQ/R² था। एक किस लिए था, जब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो नियत रहता है यानी कि अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक क्षेत्र है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तब इसके लिए क्या होता था, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इससे ये लिख सकते हैं कि जब डिवाइड करेंगे V/E तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए KQ/R डिवाइड में KQ/R², एक R से एक R, KQ से KQ कट जाएगा और यहाँ पर R ऊपर हो जाएगा तो V बराबर लिख सकते हैं E/R। ये केस तब के लिए है जब परिवर्ती नहीं होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, E परिवर्ती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो परिवर्ती है। तब उसके लिए उसको ज्ञात करेंगे कैसे, वो इस डेरिवेशन में हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दो प्लेट हैं, प्लेट A, प्लेट B। प्लेट A में जो वोल्टेज है यानी कि विद्युत विभव है वो V1 है, यानी कि इसका मान क्या है, V+dV है। और V2 जो है वो V है। यहाँ पर V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है, यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर V+dV यानी कि यहाँ पर dV ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, dV ज़्यादा है इससे, इसलिए यहाँ पर V1 V2 से ज़्यादा है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर क्यों है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वो हमेशा निम्न विभव की ओर होता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q0 आवेश को dx दूरी विस्थापित करके प्लेट B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q0 आवेश को dx दूरी विस्थापित करके प्लेट B तक ले जाने में किया गया कार्य यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि जो V होता है डेल्टा V विभवांतर बराबर W/Q0 होता है। तो यहाँ से W जो कार्य है वो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V गुना Q0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन W = डेल्टा V × Q0। डेल्टा V का मान क्या होगा, V2 - V1 गुना Q0 होगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कार्य बराबर V2 का मान है V - V1 का मान कितना है, V+dV गुना Q0 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो V - V और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस dV और गुना Q0। तो V से V कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर ये बचा कि जो कार्य है वो क्या हुआ, जो कार्य है वो माइनस का dV गुना Q0। इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और एक कार्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, W बराबर F/dx होता है, F/dx cos थीटा होता है बल्कि। ठीक, तो यहाँ पर कार्य बराबर क्या है, F का मान क्या होगा, Q0
गुना ई, चूँकि हम लोग जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है वो F/Q0 के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा था वो तो यही था कि इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा, E गुना Q0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E गुना Q0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, और dx है और cos थीटा का मान, चूँकि यहाँ पर बल की दिशा जो है वो, और अब यहाँ पर चूँकि बाह्य बल जो है हम उसी के दिशा में लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा cos 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर कार्य बराबर गुना E dx बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। यहाँ पर W और यहाँ पर W, इन दोनों का तुलना हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर ठीक है, क्या होगा, माइनस का dV गुना Q0 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, Q0 E dx के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर E जो है वो क्या होगा, E जो होगा वो माइनस का dV अपॉन dx के बराबर हो जाएगा। यही हमें फाइनली प्रूव करना था। और ये जो हमारे पास निकल के आया कि E बराबर माइनस का dV बटा dx जो निकला, इसे क्या कहते हैं, इसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमेशा विभव के घटने की दिशा की ओर होता है। ठीक है, मतलब कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहाँ पर ये हमारा डेरिवेशन जो है पूरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर किसी निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। ये जो है ये 2 कंडीशन पर हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और दूसरा है यहाँ पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो का मतलब क्या हुआ कि जो E है वो 0 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे कि अलग अलग कार्य करते हैं हम लोग की, वो WN कार्य के योग के बराबर होता है जो स्थितिज ऊर्जा होता है। यहाँ पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, ये जो पोर्शन है ये थ्योरी पर्सन नहीं है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ही बनते हैं। इसको आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल से ही समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो W1 है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि W1 अकेला रहता है, मतलब कि Q1 अकेला रहता है और कोई दूसरा आवेश नहीं रहता है, तो उसको किसी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर चूंकि विद्युत क्षेत्र भी 0 है तो उसके भी विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो W1 है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए, एक निकाय बनाते हैं और उसकी फिर हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, तो फिर हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई Q1 आवेश है, उसका कितना मान है, 2 माइक्रो कूलाम है मान लिए। और यहाँ पर कोई Q2 आवेश है, उसका मान है
5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। कुलाम जो होता है वो आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है, आप लोगों को पता होगा ये। और जो यहाँ पर Q3 है वो किसके बराबर है, जो Q3 है वो उसको मान लिए यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। इन सभी ये जो है ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका जो सभी भुजा है वो 1 मीटर है मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। उसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, W1 क्या होगा, हम आपको इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे पहले लेक्चर में ही आपको पढ़ाए थे। कार्य का फॉर्मूला क्या होता था, W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। आपको याद होगा अगर आप पहला लेक्चर देखे हैं, और अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उसको देख लें, ठीक है। तो W1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर K Q1, और चूँकि यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है ही नहीं तो 0 होगा, और अपॉन R, तो अल्टीमेटली W1 का मान 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर W2 क्या है, कि W2 यानी कि Q2 आवेश को Q1 आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q2 गुना Q1 अपॉन R का स्क्वायर होगा। तो W2 बराबर Q2 का मान कितना माने हैं हम, 5 माइक्रोकुलाम। 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। और Q1 का मान है 2 माइक्रोकुलाम, 2 गुना 10⁻⁻⁶, ठीक है, माइक्रोकुलाम। और इसके बीच का दूरी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, W2 का मान जो आएगा वो 5 × 2 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 10⁻⁻12 हो जाएगा पावर जुड़ के, और यहाँ पर 1 है बटा में। तो W2 का जो मान आएगा वो आएगा 10⁻11 जूल, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड में 1 है तो उसको नहीं लिखने से भी चलेगा। तो W2 का जो मान आएगा वो 10⁻11 जूल के बराबर आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, W3 ज्ञात करना है। यहाँ पर W3 को समझने के लिए मतलब जो है तीसरा आवेश है, इसको किसके किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तीसरा को दूसरे के और पहले के दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी कि Q3 गुना Q2 अपॉन R² प्लस R² नहीं होगा, नीचे में सिर्फ R होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने R² गलती से यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर नीचे R होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो चूँकि 1 था तो उसका स्क्वायर से भी 1 ही आया, लेकिन उसको आप ध्यान में रखेंगे कि नीचे जो होता है वो R ही होता है। तो Q3 गुना Q2 और Q1 के विरुद्ध जब कार्य करेगा Q3 गुना Q1 आएगा, और नीचे में R होगा। यहाँ पर क्या क्या कॉमन आएगा वो ध्यान देंगे, यहाँ पर K के साथ Q3 कॉमन आएगा, और नीचे में R कॉमन आएगा, और अंदर में जो है Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। और यहाँ पर K का मान होता है 9 × 10⁹, और Q3 का मान क्या माने हैं हम, 3 गुना 10⁶, क्योंकि माइक्रो का मान क्या होता है 10⁻⁻6 होता है, बटा R कितना है 1 मीटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। 5 माइक्रोकुलाम प्लस कितना, प्लस Q1 का मान 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा अब 27, 9 × 3 27 एंड -6, और 10⁻⁻6 और 10⁻+9 है, तो यहाँ पर क्या होगा अल्टीमेटली 10⁻+3 बचेगा हमारे पास, 10 क्या हो जाएगा 10⁻+3 बचेगा। तो अंदर में क्या है 5 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो यहाँ पर क्या होगा, मतलब 10⁻⁻6 प्लस 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10⁻6 को भी कॉमन ले लेंगे बाहर में, तो 3 × 10⁻3 गुना 10⁻6 इसको कॉमन ले लिए तो 5 + 2 यानी कि अंदर में 7 हो जाएगा। फिर तो इसको क्या लिख सकते हैं
27 × 7, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 7 हो गया, और यहाँ पर 10 टू दी पावर प्लस का 3 और 10 टू दी पावर माइनस का 6, तो 10 टू दी पावर माइनस का 3 हो गया। अब 27 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको इधर लिख देते हैं। तो W3 का मान क्या आया, 27 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 इतना आएगा, ठीक है, गुना 10 टू दी पावर -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, 1.89, तो यहाँ पर क्या होगा, +2 आ जाएगा इधर, तो -1 बचेगा, ठीक है। तो W3 का मान मतलब कि तीसरा आवेश को दूसरा आवेश और पहला आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो कितना हुआ, 1.89 × 10 टू द पावर -1 जूल आया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना था, इस निकाय के लिए पूरा हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना था। तो वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर, अभी हमने आपको बताया है कि सभी कार्य के योग के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा का मान। तो U बराबर मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर, पहला आवेश के लिए तो 0, दूसरा के लिए कितना है 10 टू दी पावर -11 जूल, और तीसरा के लिए कितना है 1.89 × 10 टू दी पावर -1 है, ठीक है। U बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के लिए पावर को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है, तब जाके जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं पूछा जाता है, माने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका जो कैलकुलेशन होगा इससे थोड़ा सिंपल ही होगा, तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जब बाह्य क्षेत्र जो है वो उपस्थित हो तो क्या होता है, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र उपस्थित मतलब ये 0 नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है KQ/R, एक तो R² KQ/R² होता है इसका फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला क्या होता है E = V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, E × R हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ये हमने आपको क्यों बताया है वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होने का मतलब क्या है, जब कोई पहला आवेश होगा तो उसको जो कार्य करना पड़ेगा वो इस विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना, तो कार्य बराबर हो जाएगा V × Q। तो इसका मतलब जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित होता है तो पहला आवेश को भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था तो पहला आवेश को कुछ कार्य नहीं करना पड़ रहा था, और लेकिन यहाँ पर कार्य करना पड़ता है। ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस है, इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा, पहला आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो यहाँ पर क्या होता है, पहला आवेश के लिए V.Q1 प्लस दूसरा आवेश के लिए क्या होता है KQ1.Q2/R, साथ साथ क्या होता है V, यहाँ पर क्या होता है V.Q2 भी होता है। मतलब दूसरा आवेश को पहला आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है तथा उसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है, लेकिन पहला आवेश को सिर्फ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए कृत कार्य। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र सबसे पहले बना लेंगे। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होता है, तो फिर वहाँ विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है,
जिस पर माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर है। और माइनस क्यू आवेश में जो बल लगता है वो क्या होता है, माइनस क्यू आवेश में जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये θ1 कोण पर है और हमें θ1 कोण से इसको क्या करना है, θ1 कोण से इसको हमें जो है θ2 कोण तक घुमाने के लिए कृत कार्य की गणना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है, तब इसे θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने के लिए कृत कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गणना करने के लिए कि बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पर बलाघूर्ण क्या होता है, वह बलयुग्म होता है जो किसी वस्तु को घुमा देता है। ठीक है, तो बलाघूर्ण द्वारा कृत कार्य θ1 से θ2 कोण तक घुमाने के लिए बलाघूर्ण द्वारा क्या कार्य कितना होगा, कार्य बराबर हो जाएगा, इसको बलाघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ डी थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा भी होता है। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा का मान 0 डिग्री होगा क्योंकि थीटा घूर्णन अक्ष की दिशा में है। थीटा जो है वो घूर्णन अक्ष की दिशा में है, ठीक है, तो टाउ का मान फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, क्या होता है पी साइन थीटा। ठीक है, बलाघूर्ण का मान कितना पढ़े थे, पी साइन थीटा पढ़े थे, और डी थीटा और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का वैल्यू गुना हो के 1 ही मतलब यही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये निकला DW, ये जो मान निकला वो DW निकला। बलाघूर्ण द्वारा क्या कार्य निकाले हम लोग, वो यहाँ पर DW यानी कि सूक्ष्म कार्य, छोटा सा कार्य, सूक्ष्म कार्य के लिए फॉर्मूला निकला। लेकिन हमें क्या है θ1 से θ2 कोण तक घुमाने के लिए कृत कार्य गणना करना है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों और इंटीग्रेशन कर देंगे। DW बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा, क्या कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, θ1 से है, जो θ1 से θ2 तक लिमिट है। ठीक है, तो DW इंटीग्रेशन होके W आ जाएगा और यहाँ पर PE जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। साइन थीटा के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर PE और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है, और अपर लिमिट θ2 और लोअर लिमिट θ1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो PE यहाँ पर माइनस कॉस θ2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 लोअर लिमिट हो गया। यहाँ पर अब इसका जो फॉर्मूला निकलता है कार्य का,
वो कितना होता है पी ई, यहाँ पर इसको आगे लिख सकते हैं cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो पी ई cos θ1 माइनस cos θ2 ये होता है θ1 से θ2 तक। कोई द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए जो कार्य निकलता है वो होता है पी ई ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस को आगे लिख दिए और माइनस को बाद में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, बलागुण द्वारा कृत कार्य में इसको सबसे पहले एक छोटा सा सूक्ष्म कार्य ज्ञात किए, उसके बाद θ1 से θ2 तक ज्ञात करने के लिए क्या किया, दोनों और इंटीग्रेशन कर दिए। यहाँ पर लिमिट क्या लगा, θ1 से θ2, और यहाँ पर dw का इंटीग्रेशन कितना आ गया, w हो गया, मतलब यहाँ पर संपूर्ण कार्य, इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाने के लिए संपूर्ण कार्य हो गया। और यहाँ पर फिर फाइनली जो फॉर्मूला निकला द्विध्रुव को घुमाने के लिए कृत कार्य का, वो निकला w बराबर पी ई cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, जो निकला फॉर्मूला वो कितना निकला, पी ई cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये इसका फाइनली फॉर्मूला निकला जो आपको याद रखना है। और इसको निकालने के लिए यहाँ पर नीचे में नहीं दिख रहा है शायद, तो नीचे में यहाँ पर क्या किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इंटीग्रेशन का रूल आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या किए थे कि इंटीग्रेशन में जो निकला था वो p था, और माइनस का cos थीटा हुआ sin थीटा का इंटीग्रेशन, और जो अपर लिमिट था वो था θ2 और लोअर लिमिट था वो θ1 था। इसका जब इंटीग्रेशन करने के बाद इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए तो यहाँ पर फाइनली ये वाला फॉर्मूला आ गया। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में।